अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शजिया एहसान है एंड आई गॉट 187 आउट ऑफ 200 मार्क्स इन UHS MDCAT 2022 एंड आई गॉट एडमिशन इन टू किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो MCAT में टोटल मेरे 13 MCQs गलत हुए, जिसमें से मेरे बायो में कोई गलत नहीं है, मेरा लॉजिकल में भी कोई गलत नहीं है, इंग्लिश में मेरे 2 गलत हैं, केमिस्ट्री में मेरे 3 गलत हैं और फिज़िक्स में मेरे 8 गलत हैं। क्या आप भी MD-CAT में MCQs गलत होने की वजह से परेशान हैं जी? तो आप लोगों के लिए मैं एक बड़ी ही बेहतरीन एप्लीकेशन लेकर आया हूं जी, जिसका नाम है जी मकसद एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को आप लोगों ने जी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा जी, वहां जाके डाउनलोड करें। इसमें आपको MD-CAT के बेतहाशा MCQs मिलेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट और क्विजेज मिलेंगे। आपको MCQs के जो है वो विद एक्सप्लेनेशन जो है वो आंसर्स मिलेंगे, और आप लोगों की जो है वो लाइव लेक्चर्स के साथ साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगर आप लोगों को ये एप्लीकेशन पसंद आए तो आप लोग इनका जो MD-CAT का बंडल है वो मेरा कोड हमजा अशरफ यूज़ करके बाय कर सकते हैं, ताकि आप लोगों के जितने भी MD-CAT और FSC रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सकें। डॉक्टर हमजा अशरफ है। तो सबसे पहले हम अकेडमीज़ की बात कर लेते हैं। मैंने एफएससी में शाइद सिटी अकेडमी ज्वाइन की थी, मैट्रिक में भी शाइद सिटी अकेडमी ज्वाइन की थी। मैट्रिक में मेरे 1049 मार्क्स हैं और एफएससी में मेरे 1028 मार्क्स हैं। तो शाइद सिटी के साथ एक पूरी फैमिली ही थी मेरी शाइद सिटी में, क्योंकि ना मेरी बहन भाई ने भी वहाँ से ही पढ़ा हुआ था। और ना शाइद सिटी का एक प्लस पॉइंट ये था कि ना उसमें क्लास में बच्चे कम होते हैं, लाइक 30 बच्चे होते हैं, तो उसकी इन्वायरमेंट काफ़ी काम होती है। सर के साथ मेरा काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन था, मैं उनसे सवाल बहुत पूछती थी। फ़िज़िक्स से सर से तो मैंने बहुत ज़्यादा सवाल पूछा है, बहुत ज़्यादा सवाल। वो तंग आ जाते थे मुझसे, लेकिन मैं सवाल पूछती थी। तो इट वाज़ अ वेरी नाइस इन्वायरमेंट के, और वो इन्वायरमेंट में आपका पढ़ने का दिल भी चाहता था, बच्चे भी बहुत पढ़ने वाले थे। तो एफएससी में अच्छी गुजर गई अकेडमी। एंड फिर MCAT के लिए आई जॉइंड किप्स 30। मैंने सेशंस भी कुछ लिए थे, संडे सेशंस लिए थे मैंने, यूनिक के सेशंस लिए थे। सिर्फ इस वजह से लिए थे क्योंकि वो मुझे 100% स्कॉलरशिप पे मिल रहे थे, क्योंकि मेरे फर्स्ट ईयर में काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, मेरे 501 थे आउट ऑफ 505। तो मुझे काफ़ी अच्छे मिल रहे थे, स्कॉलरशिप में मिल रहे थे, तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं। लेकिन मुझे वो संडे सेशन देने का टू बी ऑनेस्ट इतना फ़ायदा नहीं हुआ। एंड आई वुडेंट सजेस्ट कि आपने संडे बर्बाद करके अकेडमी में जाएं और संडे सेशंस लें। आई वुड द ओनली थिंग आई वुड एडवाइस के आप अपने जो एफएससी या A-levels वगैरह के जो एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं आपके, तो उसके बाद आप कोई MCAT के लिए अकेडमी ज़रूर ज्वाइन करें। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई फ़िज़िकल अकेडमी ज्वाइन करें, आप वर्चुअल अकेडमी भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक के अकेडमीज़ आपको एक काफ़ी अच्छी डायरेक्शन देती हैं और आपको मोटिवेट करती हैं, क्योंकि उनके रोज़ रोज़ टेस्ट हो रहे होते हैं, तो आप एक टेस्ट के लिए पढ़ते हो। क्योंकि एज अ स्टूडेंट मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता था कि मैं ऐसी स्टूडेंट थी जो इमेजिन नहीं कर सकती थी कि यार 2 महीने बाद MCAT है और मुझे उस MCAT के लिए पढ़ना है। मैं थी कि यार कल टेस्ट है और मुझे कल के टेस्ट के लिए पढ़ना है। तो मैं ऐसी स्टूडेंट थी। और अब बात कर लेते हैं कि MCAT की सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इट इज़ अ टेस्ट ऑफ योर नर्व्स। ये आपकी नॉलेज से ज़्यादा, आपके कॉन्सेप्ट से ज़्यादा, आपकी इंटेलिजेंस से ज़्यादा आपके नर्व्स का टेस्ट है। तो MCAT के लिए, टू एस MCAT यू नीड 3 थिंग्स, ठीक है। यू नीड टू हैव नॉलेज ऑफ कोर्स, एंड यू नीड टू हैव इंटेलिजेंस। मतलब इंटेलिजेंट भी होना होता है आपको, क्योंकि फ़िज़िक्स के और केमिस्ट्री के कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो नॉलेज से ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स और आपके इंटेलिजेंस की वजह से सॉल्व होते हैं। और थर्ड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग नर्व्स, कि आपकी नर्व्स पर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड होना चाहिए, ठीक है। एंड मैं काफ़ी जानने वाले हैं जिनके तैयारी बिल्कुल मेरे जैसी थी, उनकी मेहनत उन्होंने मुझसे बहुत ज़्यादा की हुई थी, लेकिन उनका MCAT सिर्फ इस वजह से एस नहीं हो सका क्योंकि वो पैनिक हो गए। उन MCAT UHS का मुश्किल MCAT आया था, और कुछ आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस भी आए थे। तो वो मुश्किल क्वेश्चंस देख के सारे पैनिक हो गए और वो ब्लैंक हो गए सारे, और अपने MCQ सॉल्व ना कर पाए या विद इन टाइम सॉल्व ना कर पाए, और इस वजह से उनका अच्छा स्कोर नहीं आ पाया। तो इस वजह से इसके लिए
व्हाट आई डिड कि एम कैट से पहले आई गेव 2 प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स। मैंने AKU का टेस्ट दिया था और मैंने नम्स का टेस्ट दिया था। नम्स में मेरे 96.133 हैं आउट ऑफ 100 एंड नम्स का मैंने AKU का टेस्ट मैंने ऐसे एज अ फॉर्मेलिटी दिया था। नम्स का टेस्ट मैंने प्रॉपर दिया था कि यार मैंने ये ना एज अ मॉक टेस्ट दिया था एम कैट के लिए कि यार ये मुझे प्रिपेयर करे एम कैट के लिए, और मैंने वो काफ़ी सीरियस होकर दिया था और उसमें अच्छा स्कोर आया। तो आई वुड सजेस्ट कि एम कैट से पहले आप कोई प्रोफेशनल एग्ज़ाम ज़रूर दें। ओके, सो एम कैट की जर्नी की बात कर लेते हैं। तो जुलाई में हमारे FSC के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे और एग्ज़ाम ख़त्म होने के अगले दिन ही हमारी किप्स में एम कैट की क्लासेस शुरू हो गई हुई थी। तो मैं जाती थी सुबह 5:30 बजे क्लासेस देने जाती थी। वहाँ पे सारे जो लेक्चर्स होते थे मैं सारा गौर से सुनती थी, मैं सारा कुछ नोट करती थी। बोर्ड पे जो लिखा होता था वो नोट करती थी, जो सर बोल रहे होते थे वो नोट करती थी, और फिर मैं घर आती थी। फिर मैं ऐसे आराम करती थी और फिर मैंने ना 2 बजे प्रैक्टिकल्स की क्लासेस होती थी, क्योंकि हमारे FSC के प्रैक्टिकल्स भी होने थे, वो शाही सिटी में होती थी। तो मैं वो लेने जाती थी और फिर मैं वापस आती थी 5 बजे और फिर मैं सुकून करती थी। फिर 9 बजे मैं कोई एम कैट के जो टेस्ट वगैरह होता था जो अकेडमी में, उसके लिए पढ़ना शुरू करती थी। उसके लिए मैं 2-3 घंटे पढ़ती थी और वो पढ़ के मैं टेस्ट दे देती थी। तो शुरू का 1 महीना तो इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पाई मैं एम कैट पर, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल्स में फोकस करती थी ज़्यादा। तो लेकिन फिर मेरा था कि यार टेस्ट भी मैं इतने अच्छी तरीके से नहीं दे पाई, बाकी लोगों के ज़्यादा मार्क्स आते थे, तो मुझे होता था यार कि मेरे क्यों कम मार्क्स आ रहे हैं। लेकिन मैं अपने आप को समझा देती यार कि मैं ये मुझसे ज़्यादा पढ़े हैं, कि मुझसे ज़्यादा आ रहे हैं, मैं आगे जाके मैं पढ़ लूँगी, मेरे भी आ जाएंगे। तो वो 1 महीना तो अच्छा मतलब गुजर गया, प्रैक्टिकल हो गए सारे। प्रैक्टिकल्स ख़त्म हुए तो फिर मैंने ज़्यादा फोकस करना शुरू किया। एम कैट से 1 महीना पहले ही हमारे 16 अक्टूबर को, ऑलमोस्ट 1 महीना पहले नम्स का टेस्ट था और मैंने 13 अक्टूबर को लास्ट क्लास ली थी अपनी अकेडमी की। उसके बाद मैंने कहा था कि अब मैंने ना अकेडमी मैंने अब नहीं करनी ज्वाइन दोबारा से। मेरी फ्रेंड्स कर रही थी दोबारा से ज्वाइन, लेकिन मैंने कहा था यार अब मैंने दोबारा से ज्वाइन नहीं करनी है अकेडमी, अब मैंने घर बैठना है और मैंने घर बैठकर अपनी तैयारी को सही तरह रिवाइज़ करना है। क्योंकि मैंने जो शुरू में सारी जो तैयारी की थी उसमें मैंने अपने सारे लेक्चर नोट्स मैंने बहुत दफ़ा पढ़ चुकी थी। मैंने अपनी बुक्स को इतना फोकस नहीं किया हुआ था। तो मैंने कहा था यार मैंने बुक्स नहीं पढ़ी हुई अपनी, मुझे इस आखिरी महीने बैठकर अपनी बुक्स पढ़नी है सही तरह से। तो वो आखिरी महीना जो था ना एम कैट से पहले, वो आई गेस कि वो मैंने बहुत अच्छा किया और उसकी वजह से मेरा एम कैट में मार्क्स अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। वो आखिरी महीने को मैंने सही तरह यूटिलाइज़ किया। तो नम्स का टेस्ट देके आया, नम्स का टेस्ट रिजल्ट आया, उससे मुझे कॉन्फिडेंस मिला यार मेरा तो अच्छा आ गया रिजल्ट। अच्छा, तो अब बुक रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं सारी। अगर तो आप MD कैट की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ये प्रैक्टिस बुक लाजमी बाय करें। इस बुक में आपको मिलेंगे ऑलमोस्ट 2500 अप टू डेट MCQs जो कि UHS, PMC, ईटा, DUHS, सजाब MU और नम्स के पास पेपर्स में से लिए गए हैं। इसमें आपको तमाम MCQs यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज अरेंजमेंट में देखने को मिलेंगे। साथ ही तमाम MCQs जो है ये PMDC के लेटेस्ट सिलेबस और करिकुलम के अकॉर्डिंग है। इस बुक में आपको तमाम MCQs के डिटेल सॉल्यूशंस भी देखने को मिलेंगे और इसका एक सबसे अच्छा फीचर ये है कि इसमें पिछले सालों के पास पेपर्स में पूछे जाने वाले आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस भी मेंशन है। ये बुक आपको सिर्फ और सिर्फ 1900 रुपीज़ में मिलेगी और इसकी डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान फ्री है। अगर आप लोग भी इस बुक का ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को फिल करें और विद इन 3 to 4 डेज ये बुक इंशाल्लाह आप लोगों को डिलीवर हो जाएगी। तो शुरू के 2 महीने तो मैंने फोकस किया था अपने लेक्चर नोट्स पढ़ने पर और प्रैक्टिस करने पर। MCQs मैं ना हर जगह से प्रैक्टिस कर लेती थी। MCQs जो किप्स की होती थी प्रैक्टिस बुक्स MCQs की, वो भी मैंने कुछ 70% ऑलमोस्ट सारी की होंगी। वो मैंने बहुत सारी वो मैं करती थी टेस्ट के लिए प्रैक्टिस। और फिर A लेवल्स की बुक है रेड स्पॉट, वो उसके भी मैंने कुछ MCQs किए हुए हैं प्रैक्टिस। तो शुरू में तो मैं 2 महीना मैंने नोट्स अपने पढ़ती थी और बस प्रैक्टिस करती थी MCQs। बुक्स पढ़ने पे मैंने इतना फोकस नहीं किया। जो आखिरी महीना था ना एम कैट से पहले, उसमें मैंने कहा मैंने अब घर बैठना है और मैंने बुक्स पढ़नी है अपनी सही तरह से और फिर से रिफाइन करना अपना नॉलेज सारा। तो मैंने किया कि हमारे किप्स ने ना हमारे सारे सिलेबस को 10 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया था। मैं करती थी क्या, एक दिन में मैंने एटलीस्ट 2 यूनिट्स करने हैं, ठीक है ना, मतलब किसी भी सब्जेक्ट के 2 यूनिट ज़रूर करने हैं मैंने।
तो बायो की सबसे पहले बात कर लेते हैं। बायो के लिए आई यूज़ टू रीड माई रजिस्टर, मतलब जो नोट्स पर अपने पढ़ती थी। फिर मैं पंजाब टेक्स्ट बुक पढ़ती थी और फिर मैं फेडरल पढ़ती थी। बायो के लिए फेडरल इज़ मस्ट। और बायो के लिए मैं एक और चीज़ भी पढ़ती थी, मैं किप्स की प्रेपरेटरी बुक भी पढ़ती थी बायो के लिए। और ये 4 चीज़ें मैं बायो के लिए पढ़ती थी। और फिर मैं बायो के MCQs करती थी किप्स के पास पेपर वाली बुक से। और वो MCQs में ऑलमोस्ट कोई 100 को MCQs होते थे, वो मैं सॉल्व कर लेती थी। वो जल्दी से हो जाते, 15 मिनट में हो जाते थे 100 MCQs। तो वो सॉल्व करती थी फिर बायो के। तो बायो का लेंथी था प्रोसीजर, लेकिन आई थिंक फेडरल पढ़ना मेरे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि MCAT में फेडरल की बुक की लाइन्स आई हुई थी। फिज़िक्स के लिए मैं फेडरल नहीं पढ़ती थी और केमिस्ट्री के लिए भी मैंने फेडरल नहीं पढ़ी। मोस्ट टॉपिक्स के लिए, कुछ टॉपिक्स से लिए पढ़ी थी। इनऑर्गेनिक के लिए कुछ टॉपिक्स से जो मैंने पढ़ी थी मैंने फेडरल, लेकिन बाकी सब के लिए मैंने नहीं पढ़ी। फिज़िक्स में भी पहला 2 चैप्टर थे, उसकी फेडरल पढ़ी थी मैंने, लेकिन बाकियों की नहीं पढ़ी। फिज़िक्स में मैं कॉन्सेप्ट्स पे अपने फोकस करती थी, नोट्स पढ़ती थी और PTB पढ़ती थी बस, और प्रैक्टिस करती थी MCQs। केमिस्ट्री के लिए भी सेम यही करती थी। और इंग्लिश पे मैंने गलती की ये कि मैंने इंग्लिश पे इतना फोकस नहीं किया, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है। एंड आई वुड एडवाइज़ यू ऑल के आप पहले दिन से ही अपना इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करें। मैंने कहा यार मैं MCAT से ना 2-3 दिन पहले ना इंग्लिश पे सारा कर लूँगी मैं सारा, और वो मेरे लिए काफ़ी गलत साबित हुआ, क्योंकि रूल्स मैंने इतने ज़्यादा इकट्ठे पढ़े तो सारे मिक्सअप हो गए रूल्स। और जो टेस्ट के दौरान मेरे काफ़ी 2 आसान MCQs मेरे गलत हो गए, क्योंकि मेरे रूल सारे मिक्सअप हो रहे थे मेरे सारे दिमाग में। अगर मैं ना पढ़ती इंग्लिश वो आखिरी 2-3 दिनों में, तो वो MCQs वो मेरे ठीक हो जाते वो सारे भी। तो लॉजिकल के लिए अगर बात करें तो लॉजिकल के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आई वुड सजेस्ट, क्योंकि लॉजिकल में आपके MCQs आने हैं, वो आप उसकी तैयारी नहीं कर सकते किसी भी तरह। उसकी कुछ MCQs होते हैं जिसकी ट्रिक्स होती हैं, कुछ वो आपको अकेडमी में ही सिखा देती हैं, उसके लिए भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती कुछ। तो लॉजिकल के लिए मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था। MCAT के दिन मैंने प्रैक्टिस बुक खोल के लॉजिकल के 2-3 MCQs सॉल्व किए थे बस। ओके, सो MCAT से 1 हफ़्ता पहले मैंने डिसाइड किया था कि मैंने हर सब्जेक्ट को 1 या 2 दिन देने हैं, और मैंने दोबारा से सारे रिवाइज करने हैं, दोबारा से सारे अपने नोट्स पढ़ने हैं। और ओवर द मंथ्स जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट किए थे अपनी बुक्स पर PTB के, वो मैंने दोबारा से पढ़ने हैं सारे। तो वो मैंने सारे पढ़े 1 हफ़्ता लगाकर, सारे तीनों साइंसेस के पढ़े। फिर मैंने आखिरी दिन पे जो इंग्लिश के रूल्स है वो मैंने रिवाइज़ किया है, और फिर सो गई मैं, रात 11 बजे सो गई थी। और मिनिमम आई वुड सजेस्ट कि आप 8 घंटे की नींद सोकर जाएं। तो फिर मैं सुबह उठी, दुआ नमाज वगैरह पढ़ी, और फिर मैं MCAT के लिए आई वॉज देयर एट द सेंटर एट 11 बजे हमारा MCAT शुरू होना था, और मैं 9 बजे पहुंच गई थी। MCAT से पहले जाके बैठ गई मैं। और MCAT की स्ट्रैटेजी ये थी मेरे करने की, जो हमें सर ने भी बताई थी हमारे केमिस्ट्री के, कि आपने एक सब्जेक्ट के, जैसे बायो शुरू किया, मेरा ये था कि मैंने सबसे पहले बायो किया, फिर मैंने केमिस्ट्री किया, फिर मैंने इंग्लिश किया, फिर मैंने फिज़िक्स किया, और फिर मैंने एंड पे लॉजिकल किया। और आई थिंक ये ऑर्डर मेरे लिए काफ़ी अच्छा साबित हुआ था। तो ये था कि बायो के MCQs किए, जितने पहली गो में आते थे मैंने उतने कर लिए। मेरे जैसे 68 MCQs होते हैं बायो के, मुझे आते थे जैसे, तो अभी तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे जैसे 55 आते हैं शुरू में, तो मैंने 55 पहली गो में कर लिए। बाकी जो है ना मुझे सोचना पड़ना है उनके लिए, तो फिर मैं सेकंड गो में करूँगी, और बायो पूरा कंप्लीट करके फिर ही मैं अगले सब्जेक्ट में जाऊँगी केमिस्ट्री में। और आई थिंक यही वाली स्ट्रैटेजी हर बच्चों के अडॉप्ट करनी चाहिए, कि एक पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करके फिर आप दूसरे सब्जेक्ट पे जाएं। वरना जो अगर आप MCQs छोड़ देंगे एंड पे, कि यार एंड पे करूँगी, सबसे एंड पे करूँगी MCQs, तो एंड पे आकर ना बहुत पाइल अप हो जाते हैं MCQs, और टाइम कम बच जाता है। और ये याद रखिएगा कि सेंटर अगर 3.5 घंटे का पेपर है, हमारे सेंटर में हमें उन्होंने आधा घंटा पेपर लेट दिया था, उन्होंने 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए थे उसके लिए। लेकिन ऐसे चीज़ें करते हैं सेंटर वाले, मिसमैनेजमेंट हो जाती है ऐसे सेंटर में। तो आपको ये भी माइंड में रख के करना होता है पेपर के, यार पूरे 3.5 घंटे का आपको पेपर करके नहीं आपने चलना होता। जो पहले भी अकेडमी में टेस्ट देती थी मैं फुल लेंथ पेपर, वो भी मेरे होते थे कि यार मैंने 2.5 घंटे में कंप्लीट करना है पेपर को, क्योंकि 1 घंटा आपको अपने आप को मार्जिन देना होता है। क्योंकि एक तो प्रोफेशनल एग्ज़ाम की आपके पास टेंशन भी होती है, एक्स्ट्रा टेंशन होती है, और ऊपर से मिसमैनेजमेंट भी हो जाती है सेंटर वालों की तरफ से। तो इस स्ट्रैटेजी से मैंने पेपर किया,
और फिर मैंने पेपर करके मैं घर आ गई और फिर T20 वर्ल्ड कप का फाइनल था उस दिन। और फिर मैंने वो फाइनल बैठ के देखा और फिर मैंने कहा सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दे कि यार मैंने जितनी मेहनत कर सकती थी मैंने कर लिया है और अब सब कुछ अल्लाह पर है कि अल्लाह ताला मुझे इस मेहनत का सिला देंगे और अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है कि आप किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो ना करें, ठीक है। किसी से भी अपने आप को कंपेयर ना करें। ये ना सोचें कि यार वो 10 घंटे पढ़ता है दिन में, मैं सिर्फ 4 घंटे पढ़ती हूँ, मैं तो बहुत कम पढ़ती हूँ, मेरा क्या होगा, अब मैं तो पीछे रह जाऊँगी। ऐसा ना सोचें, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो 10 घंटे में एक टॉपिक करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो 2 घंटे में सेम टॉपिक कर लेते हैं। हर बंदे की मेंटल कैपेसिटी डिफरेंट होती है, हर बंदा डिफरेंट बनाया है अल्लाह ताला ने। तो किसी से भी अपने आप को ऐसे कंपेयर ना करें, किसी भी नहीं पीछे ना चले कि यार वो उस अकेडमी जा रहा है, अब मैं भी उस अकेडमी जाऊंगी, वो टॉपर है तो वो उस अकेडमी जा रहा है तो कोई वजह से जा रहा होगा, मैं भी उसी अकेडमी जाऊंगी। तो ऐसे किसी को कंपेयर ना करें, कंपेयर ना करें अपने आप को किसी से। क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्तें थीं जो लास्ट महीने भी अकेडमी जा रही थी, MCAT से 1 मंथ पहले भी उन्होंने पूरा अकेडमी गई थी वो। लेकिन मैंने कहा यार मेरी तैयारी मुझे पता है कि कैसी है, मुझे ज़रूरत है घर बैठने की, मुझे ज़रूरत है दोबारा से सारी किताबें पढ़ने की अपनी और पूरी किताबें पढ़ने की। तो मैंने घर बैठना है और मैंने अकेडमी, मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अकेडमी जितना सिखा दे सकती थी मैंने सीख लिया है। अब मुझे घर बैठ के खुद से सब कुछ सेल्फ स्टडी करने की ज़रूरत है। तो मैं अकेडमी नहीं गई एंड इट वाज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस दैट आई मेड। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद एनीवन। हर बंदे की प्रोग्रेस डिफरेंट होती है, हर बंदा डिफरेंट तरीके से चलता है और अपने हिसाब से चलें आप। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि MCAT से पहले आपका माइंडसेट क्या है ये बहुत मैटर करता है। अगर आपका माइंडसेट है कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं तो नंबर ले ही नहीं सकता, जो नंबर ले जाते हैं वो कोई अजीब ही मखलूक होते हैं, मुझसे तो नहीं हो पाएगा, तो आपसे वाकई में नहीं हो पाएगा। और अगर आपका माइंडसेट है कि यार जो नंबर लेते हैं वो उनके सरों पे सींग तो नहीं लगे होते, वो भी तो इंसान ही होते हैं, तो मैं भी कर लूँगा, मैं भी कर लूँगी, मेरे भी नंबर आ जाएंगे, तो आपके नंबर आ जाएंगे। MCAT से देने से पहले मेरा यही माइंडसेट था कि मैंने 200 आउट ऑफ 200 नंबर लेने हैं, एक MCQ भी गलत नहीं करना मैंने। और थ्रू आउट MCAT से एक दिन पहले भी मेरा यही था कि मैंने 200 आउट ऑफ 200 लेना है और अच्छा रिज़ल्ट आया फिर मेरा। एंड FSC का जब रिज़ल्ट आया तो आई वॉज काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड, क्योंकि आई वॉज एक्सपेक्टिंग 1060+, क्योंकि मेरे फर्स्ट में बहुत अच्छे नंबर थे और मेरे काफ़ी फ्रेंड्स के आए भी थे, 1050+ नंबर आए भी थे। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग 2 के, लेकिन मेरे 1028 आए विच वर गुड, लेकिन इतने अच्छे नहीं थे। तो लेकिन मैंने कहा शिजिया कुछ नहीं होता, FSC में आपकी लक काम करती है लेकिन MCAT में आपकी लक काम नहीं करती। मतलब MCAT में आपने या तो MCQ सही करना है या आपने MCQ गलत करना है। एग्जामिनर आपका जान पूछ कर MCQ गलत या सही नहीं कर सकता। FSC में डिपेंड करता है कि एग्जामिनर का मूड कैसा है या एग्जामिनर को आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है या नहीं अच्छी लगती। लेकिन MCAT में ऐसा कुछ मैटर नहीं करता, तो MCAT में तुम कवर अप कर लोगी। और फिर मैंने MCAT में कवर अप कर लिया था। तो आई वुड से कि MCAT से पहले डू हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट कि आप ये कर सकते हो, और अगर आपका ऐसा माइंडसेट होगा तो आप कर लोगे इंशाल्लाह।